तो देश के कुछ राज्य जो हैं वो चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और ऐसे में जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिसकी तरफ अपना जोर लगा रही है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और लगातार सत्ता में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही रही है अगर 1.5 साल का कमलनाथ का कार्यकाल हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा था सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को खो सकती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रयास हैं उन्हें और तेज किए हैं और वो जनता के दिलों तक, उनके घरों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इसी के साथ अब कल मध्य प्रदेश बीजेपी में एक और भूचाल आया जब उन्होंने अपने उम्मीदवार सीटों के नाम की एक लिस्ट जारी की है। 39 सीटों पर बड़े बड़े नाम, इतने बड़े नाम जिनके बारे में सोचकर जनता तो ठीक ही है, कांग्रेस खुद भी हैरान है और कमलनाथ के भी होश उड़ गए। आइए बात करते हैं इस बारे में, क्या है ये पूरा मामला और कौन है वो बड़े नाम जो उड़ा रहे हैं कांग्रेस की नींद। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी तक शिवराज वर्सेस कमलनाथ ये लड़ाई माना जा रहा था और इस लड़ाई में 50-50 की इस लड़ाई में कौन जीतेगा बाजी, इस पर कयास लग रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बार मध्य प्रदेश पहुंचे और उन्होंने जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, तो उन्होंने ये बात जरूर कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। शायद तब लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों की सूची आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार बीजेपी ने कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस जो मध्य प्रदेश पर बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी चाल, एक बहुत बड़ी गेम की शुरुआत कर दी है। और वो ये है कि 4 ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इसके मायने सब ये लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह का कद कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी की नजर 2024 पे है। सनातन और विकास की वो धारा जो पिछले 17 सालों से शिवराज और मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सनातन की वो उर्वर धारा बन रही थी, उसको आगे बढ़ाने का काम अब 10 बड़े और उन उम्मीदवारों को जो केंद्र और राज्य स्तर की राजनीति में मध्य प्रदेश की राजनीति का जहां तक संबंध है बड़ा दखल रखते हैं। इन नामों का जिक्र करेंगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें इंदौर विधानसभा 1 की तो कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। और हम आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कम ही करती है कि वो किसी एक ही व्यक्ति को 4 बार एक ही पद, एक ही जिम्मेदारी से नवाजे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के साथ ये हुआ है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है कि कैलाश विजयवर्गीय महापौर रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें अब इंदौर में विधानसभा 1 से चुनाव लड़ाना ये एक बड़ी कह सकते हैं बहुत बड़ा निर्णय है और ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तक जिस भी सीट पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ताल ठोकी है वहां से भारतीय जनता पार्टी अजय साबित हुई है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सीटों पर जीत हासिल की है जहां से भारतीय जनता पार्टी का जीतना नामुमकिन था, किंतु उन्होंने उसे मुमकिन किया। और ऐसी स्थिति में आज तक भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय के बाद जिसे भी उस सीट से खड़ा कर रही है वो सीट वहां से उन्हें एक अच्छा रिस्पांस दे रही है और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में। बहरहाल 1 नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय के बारे में अभी हमारी सहयोगी कन्नू बता रही थी आपको, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति में जो दखल रखते हैं, इंदौर की राजनीति में जो दखल रखते हैं, इसका जिक्र किया, लेकिन संगठन में और संगठन को क्रिएट करने में कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका बंगाल की राजनीति में देखी जा सकती है अगर देश के स्तर पर। इसलिए एक ऐसे नेता को जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करता हो और संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का दमखम रखता हो, वो एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा और मध्य प्रदेश को ताकत देगा, इसके मायने जरूर समझिए। बिल्कुल, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के बाद अगर हम नरसिंहपुर की बात करते हैं तो नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल को एक चेहरा बनाया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल भी केंद्रीय मंत्री हैं अभी इस वक्त मोदी सरकार में, मोदी के शासनकाल में अभी मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं और अब उन्हें नरसिंहपुर से उतारा गया है मैदान में, चुनावी रण में। और सबसे बड़ी बात है कि दिमनी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दिमनी क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री
और किसान आंदोलन जब हो रहा था तो किसानों को संभालने का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिया था, और आज भी वो कृषि मंत्री, उन्हें एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति को क्या प्रधानमंत्री ने महत्व दिया है और संगठन ने महत्व दिया है कि इन बड़े नेताओं को विधानसभा क्षेत्र में उतार दिया गया है। मतलब किसी भी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर कमजोर तरीके से नहीं लेती, बहुत सीरियस तरीके से उस चुनाव को लेकर आगे बढ़ती है। और ऐसा माना जाता है कि शिवराज सिंह के कद को घटाने के लिए इन लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि ये बात गलत है। शिवराज सिंह को और उनके साथ इन सहयोगियों को लगा करके कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उस पर हमला करने और उनके कॉन्फिडेंस को कमजोर करने की संगठनात्मक स्तर पर एक बड़ा दांव खेला गया है। जब भी हम बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं किसी अन्य राजनीतिक संगठन की तुलना में, इनमें एकता जो है, इनका अनुशासन जो है, उसकी जो हम कह सकते हैं कि उसकी बार बार उदाहरण दिए जाते हैं। कांग्रेस में भी अगर उनकी पार्टी की बैठकें होती है तो उसमें उदाहरण दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन देखो, क्योंकि वहां संगठन से जो आदेश आता है वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो उसे पूरा करना होता है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी अभी फिलहाल कि जैसे कि लोग सोच रहे होंगे शायद कुछ कि शिवराज सिंह चौहान के कद को नीचे करने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि इसके बाद ऐसी भी संभावना है। पहली बात तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम के चेहरे का कोई खुलासा नहीं किया है। नरेंद्र सिंह तोमर उनके खास माने जाते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल से शिवराज सिंह चौहान के अच्छे संबंध है। और सबसे अच्छी बात अगर शिवराज सिंह चौहान में कुछ है तो वो यही है कि वो अपने हर मंत्री, हर विधायक से उनके संबंध जो हैं वो काफी अच्छे हैं। और ये जो लिस्ट आई है, जैसे अभी जब तोमर जी की बात कर रहे हैं हम, तो इस तरीके से एक ना एक मतलब ये कह सकते हैं हम कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार की। क्योंकि एक तीर से दो शिकार मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया के साथ नरेंद्र सिंह तोमर को एक दूसरे के आपसी विरोधी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जो सीटें आई है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इमरती देवी को डबरा से सीट दी गई है, और इनको क्या बोलते हैं हम, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, जो हमारे वरिष्ठ कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्हें दिमनी से सीट दी गई है। तो ये दोनों को जब सीट दी गई है तो बुंदेलखंड की जो बागडोर है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड बेल्ट की जो बागडोर है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे और ये मिलकर एक साथ इस गढ़ को अपना गढ़ बनाएंगे। मतलब जैसा कि कनुप्रिया बता रही हैं कि कुल मिलाकर के अंचल और मंडल के स्तर पर, अंचल और मंडल के स्तर पर अब ये 10 लोग जिनका अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और आप बाकायदा तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, और ये सारे नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्रीय स्तर की राजनीति करने वाले ये लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, शिवराज सिंह के हाथ को मजबूत करेंगे, क्योंकि हाथ के पंजे के तरफ से एक बड़ी चुनौती आई है और भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास केंद्र स्तर के लोग भी वो उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र के बनाए जा सकते हैं। अब कमलनाथ के सामने, कांग्रेस हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कमलनाथ के अतिरिक्त और किन नामों को विधानसभा क्षेत्र के लिए आगे कर सकती है, उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। फिलहाल नाम एक ही आ रहा है, वो है दिग्विजय सिंह। उसके बाद कौन है जो केंद्र के स्तर पर या देश के स्तर पर जाना जाता है? लेकिन उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के ध्रुवीकरण को हम बहुत ही बेहतर ढंग से जानते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से आपस में एक दूसरे से नहीं बनने की नीति है, जिस तरह से वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। अभी हाल ही में कमलनाथ का एक बयान आया है कि जो लोग चुनाव लड़वाने वाले थे, यानी कि जो मैदान में उतारने वाले थे, वही लोग चुनाव लड़ने क्यों उतरे। मतलब कहीं ना कहीं साफ उनकी घबराहट नजर आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े व्यक्तित्व के बारे में ये कटाक्ष किया गया है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के कंधों पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी, उन्हें टिकट बांटने थे और उन्हें ही टिकट दे दिया गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ये टिकट देकर परिवारवाद पर जो नरेंद्र मोदी जो बोलकर जाते हैं, उसका असर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसके बाद दिखने लगता है। उनके भाषण की 3 बातें हैं जिन पर मैं दिवाकर जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी। जैसे उन्होंने उस दिन कहा था कि जो कांग्रेस है वो परिवार तंत्र को बढ़ावा देती है। ये जो लिस्ट आई है, इसके साथ उन्होंने परिवार तंत्र पर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का नाम अब लिस्ट से गायब है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को भी जहां तक लगता है कि पार्टी अब टिकट नहीं देगी। यानी कि वो ये भी बता रही है कि जिस चीज का हम विरोध करते हैं, अगर हम परिवारवाद का विरोध करते हैं
तो हम उन पर नहीं चलते हैं, हम उस चीज को बढ़ावा नहीं देते। बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चों को साइडलाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम हम लेना चाहेंगे। एक बड़ी शख्सियत है और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में हर एक जाति को हिंदुत्व, विकास, सनातन के साथ हर एक जाति को तरजीह दी गई है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि मंडल, क्षेत्र और अंचल के स्तर पर हर एक व्यक्ति को अपने विधानसभा सीट को जीतने के साथ साथ अपने आसपास के, अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को जीतने का एक जिम्मा दिया गया है। और इस जिम्मेदारी के निर्वहन के बाद उन्हें संगठन के स्तर से, प्रधानमंत्री के स्तर से उनको महत्व मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कनु, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद हमारे दर्शक इस बात से तारुफ रखते हो, उससे सहमत हो, और वो ये है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बिल्कुल खुश है, लेकिन वो विकल्प को भी देखना चाहती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। शिवराज सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। संगठन के स्तर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश की, मध्य प्रदेश की जनता ये देखे कि मुख्यमंत्री के स्तर के हमारे पास एक नहीं 10 लोग हैं, और सब मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कनु, मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि प्रधानमंत्री ने जब 10 लाख के करीब जो कार्यकर्ता थे, जब उनको संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी जो बोलता है वो करता है। इसका मतलब है कि विकास के रास्ते पर डबल इंजन की सरकार आगे भी रहेगी और मध्य प्रदेश को विकास के उस बिंदु पर लेकर जाया जाएगा जहां से मध्य प्रदेश देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में एक होगा। और इसीलिए फग्गन कुलस्ते को भी दिया गया है क्योंकि वो एसटी कोटे से आते हैं और आदिवासी वोटों को साधा गया है। जी, आदिवासी वोटों को साधा गया है, उनको निवास क्षेत्र से टिकट दिया गया है, ये भी चुनाव लड़ेंगे। और एक एक कैंडिडेट जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो, और इसमें 3 लोग तो शिवराज जी के समकक्ष माने गए और इसमें समकक्ष हैं। ये राजनीति में अगर देखें, और राजनीति में कोई खास और वो नहीं होता है, आप ये देख लें, जब ये सब समकक्ष हैं तो इनमें एक प्रतिद्वंदिता होगी। सबसे बड़ी बात, वो संगठन मजबूत माना जाता है जिसमें सबको अपना अपना प्रदर्शन दिखाना होता है। और अब लगभग 11 लोगों के हाथ में कमान है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना है। इसलिए संगठन के स्तर पर एक सामूहिक नेतृत्व के तहत ये चुनाव लड़ाने की ये कोशिश है और इस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी अभी तक सफल हो रही है। और आप देख लीजिएगा कनु, आने वाले समय में राजस्थान में भी यही होने वाला है। जब ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे की आगे की रणनीति में शिवराज सिंह की जो बड़ी भूमिका होने जा रही है मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में, वो भी देखा जाएगा, क्योंकि असली लक्ष्य है 2024 और उस 2024 को देखते हुए शिवराज सिंह भी एक आइकन माने जाते हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जनता के सामने कई विकल्प दिखाए जा रहे हैं कि इतने लोग हैं जो विधानसभा के स्तर पर कार्य करेंगे, सीटें जीतेंगे और 2024 के लोकसभा सीटों को जिताने की पक्की जिम्मेदारी भी इन्हें लेंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे। ये संगठन के तरफ से संकेत किया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिवाकर जी। जब आपने ये कहा कि संगठन की बात है, तो मैं एक बात पर और जोर देना चाहूंगी, इन 10 कंधों पर जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? इन 10 कंधों को, यानी कि ये बड़े बड़े दिग्गजों को, इन महारथियों को चुनावी रण में उतारने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या वजह रही है? अभी इस पर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, मालवा की अगर हम बात करें, मालवा और निमाड़ की बात करें, तो कैलाश विजयवर्गीय को वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो इन्हें कमान सौंपी गई है कैलाश विजयवर्गीय को कि यहाँ वो मालवा और निमाड़ की जितनी भी सीटें हैं उसको जिताने के लिए जिम्मेदारी इनके कंधे पर होगी। इसके बाद अगर हम महाकौशल की बात करते हैं, तो प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह भी एक बहुत बड़ा नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इन दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना है और पार्टी ने इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद चंबल अंचल की अगर हम बात करते हैं, तो चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सिंधिया का कोलैबोरेशन कुछ इस तरह से बिठाया गया है कि अब कहने वाले ये कभी नहीं कह पाएंगे कि दोनों विरोधी हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी सीटों से बेहद खुश हैं। दोनों के समर्थकों को यहाँ पर, और साथ ही साथ सभी हम कह सकते हैं कि सभी जातियों को भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के बाद अगर हम बात करें विंध्य की, तो विंध्य में गणेश सिंह जी को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ साथ राजेंद्र शुक्ल, जो कि शिवराज सिंह चौहान के काफी खास माने जाते हैं, उन्हें भी ये जिम्मेदारी इनके साथ सौंपी गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से किसी भी नेता को साइडलाइन नहीं किया है, बस उन्होंने जीत का एक मंत्र दिया है। और बिल्कुल ठीक कहा था अभी आपने, कुछ देर पहले ही
आपने कहा था दिवाकर जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जब मोदी जी आए भोपाल में और उन्होंने जब 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, ये गारंटी है, मेरी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये बड़ी बात इसलिए कहना चाहूंगी। अब ये आज समझ में आ रहा है कि मोदी की ये गारंटी क्या थी। दरअसल मोदी ने संगठन को एक करने का काम किया है। लंबे समय से कांग्रेस का जो था आरोप था और लोग भी ये कयास लगा रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से कमजोर पड़ी है। इस कमजोर बीजेपी को वो अपनी ऑक्सीजन देकर गए हैं। इस कमजोर पड़ी बीजेपी में वो ग्लूकोज की ड्रिप लगा कर गए हैं और नरेंद्र मोदी ने और इस संगठन ने, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वो नई भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी तरह के प्रयोग करने से चूकती नहीं है। वो अपने हाथ से ये स्टेट निकलने नहीं देना चाहती। और ये जो लिस्ट आई है इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में जिस तरह से अंदर भूचाल आया, उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को अपने हाथ से मध्य प्रदेश खसकता हुआ नजर आने लगा। इसलिए भी क्योंकि अब कमलनाथ के ही हाथ में सब कुछ है। हाथ के पंजे को मजबूती देने का जो भी है वो उसका सेहरा कमलनाथ पर बंधेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो वो दिग्विजय सिंह। तीसरा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका आप जिक्र करें जो पूरे देश के स्तर पर जाना जाता है। जबकि संगठन के स्तर पर जिन नामों की चर्चा की गई है वो केंद्रीय मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात है कि संगठन में इनकी भूमिकाएं रही हैं। और कैलाश विजयवर्गीय तो संगठन के शिल्पी माने जाते हैं। बंगाल जैसे अजय दुर्ग पर अगर हमला किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 75 सीटें अगर वहां पर जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कैलाश विजयवर्गीय की मेहनत वहां पर रंग लाई थी। ये आप लोगों ने देखा होगा। अब वही कैलाश, एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी, माफ कीजिएगा दिवाकर जी, कि एक फोन कॉल पर अमित शाह के उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी से और पद छोड़ के ये जिम्मेदारी लेने वो यूं ही बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी पद के वो वहां चले गए थे। उसके बाद उन्हें एक पद सौंपा गया, लेकिन एक फोन कॉल पे, यानी कि संगठन की एक आवाज पर कैलाश विजयवर्गीय वहां उठकर गए और आज उन्हें विधायक बनाकर विधायक के लिए मैदान में उतारा गया। कुल मिलाकर के अब आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हर एक नेता को अधिक से अधिक सीटें जिताने की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें शिवराज सिंह की भी बड़ी भूमिका है। क्योंकि सनातन का डंका अगर बजा है मध्य प्रदेश में तो मोदी और शिवराज के नेतृत्व में बजा है। उसको ध्यान में रखते हुए संगठन और जाति के फैक्टर को अपने अपने अंचल में साधने वाले उन बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। जिन 39 सीटों पर इतना बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सबने ये कहना शुरू कर दिया कि शिवराज सिंह की कुर्सी हिली, ये किसी भी खबर के एकांगी दृष्टिकोण हो सकते हैं। शिवराज सिंह के महत्व को देखते हुए वहां पर अन्य सहयोगियों को लगाया गया है और जनता के सामने रख दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की या दुनिया की सबसे बड़ी संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। ऐसे में इस पार्टी में एक नहीं कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो पूरी खराब स्थिति को संभाल सकते हैं और हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं। हालांकि हार जैसी कोई बात फिलहाल अभी तक नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई 50-50% की कही जाने लगी। लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गीता कहलाने वाली आरएसएस ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मध्य प्रदेश खसक सकता है। और यही वजह है कि केंद्र ने इस बात को इतने सीरियसली लिया, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको दोबारा कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस की बात गीता के समान है, इसलिए उन्होंने उस बात को इतना सीरियसली लिया। और सीरियसली लेने के बाद नतीजे सामने, हमेशा अपने उम्मीदवारों के नाम सबसे आखिरी में घोषित करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। इस बार 2 महीने का समय, उन 39 सीटों की ही 2 लिस्टें आई है जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर प्रदर्शन किया या भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये 39 सीटें और पहले की वो जो लिस्ट जिसमें 39 नाम आए थे वो 39 सीटें, यानी कि ये पूरी वो सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर मान रही थी और अभी से उन्होंने यहाँ पर अपने मेहनत करने के लिए एक जमीन तैयार कर ली है, शुरू कर दिया है काम। कुल मिलाकर के संगठन के स्तर पर जो इनपुट था, आरएसएस का जो इनपुट था, जैसा कि कनू ने कहा कि आरएसएस का इनपुट भारतीय जनता पार्टी अनुषंगिक संगठनों के लिए गीता की तरह होता है। उन सब को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री के पास पीएमओ में भी इनपुट आया। उन सब को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह के नेतृत्व में फिलहाल मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊंगा, उन नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जनता के सामने ये संदेश दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान और ये अन्य नेता
मध्य प्रदेश को चुनाव जिताएंगे। और यही संदेश इन सबको दिया गया है कि अपने अपने अंचलों में, अपने क्षेत्र में, अपने अगल बगल के क्षेत्र में जहां जहां से इनको सीटें दी गई हैं, ये चुनाव लड़े और साथ ही साथ कार्यकर्ता ध्रुवीकरण को खत्म करें। एक जगह सेंट्रलाइज ना हो कार्यकर्ता, ये भी इसके पीछे रीजन है कि हर एक बड़ा, क्योंकि सभी बड़े नेता हैं और ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे कार्यकर्ता पूरी तरह से मोबिलाइज होगा। और एक बार कार्यकर्ता मोबिलाइज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी इस 50-50 के गेम को पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर सकती है। और इसीलिए कांग्रेस बुरी तरह भन्नाई हुई है और ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहा है कि चाहे कितने केंद्रीय मंत्री उतार दिए जाएं, कितने बड़े नेता उतार दिए जाएं। अब आप देखिए राकेश सिंह जैसे व्यक्ति को, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर के संगठन के स्तर पर हर एक कार्यकर्ता से संवाद शिवराज सिंह के अतिरिक्त ये बड़े नेता भी कर सके, क्योंकि वही वोटर्स को उनके घर से निकालते हैं। ये जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने वादा किया है मध्य प्रदेश की जनता से और प्रधानमंत्री को सभी पसंद करते हैं। ये तो फिलहाल और यही फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है। जब कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब हमलावर हुए, जब दिग्विजय सिंह हमलावर हुए, तो यही पलटवार किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि एमपी के मन में मोदी है, हमारे मन में मोदी है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सपना देख रही है मध्य प्रदेश को हथियाने का, मध्य प्रदेश की सत्ता हथियाने का, क्योंकि हम सत्ता हथियाते नहीं, हम जनता की सेवा करते हैं। एक बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान ऐसे समय पर आना जब ये 39 सीटों पर, जो कि उनके लिए काफी करीबी मानी जाती है, जब ये लिस्ट आई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आपसी कलह को, अपनी फूट को भी खत्म कर लिया है। इन्होंने अपने सारे लोगों को मनाने के लिए इस तरह की एक लिस्ट निकाली है और ऐसे दिग्गजों को, ऐसे महारथियों को मैदान में उतारा है जिनके नाम से हर कार्यकर्ता सहमत है। जैसे अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे मध्य प्रदेश में हर कार्यकर्ता सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है, सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा है। और अगर हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के बाद किसी चेहरे की, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री भी हैं वो, तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है, मतलब कार्यकर्ता उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। और किसी भी नेता की अनदेखी नहीं करना। और जैसा कि कई बार दिवाकर जी इस पूरी चर्चा के दौरान आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के ये नामों की जब लिस्ट आई तो लोगों को लगा कि ये तो 7 नाम तो इनमें कुछ ऐसे ही हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं शिवराज के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन ये एक संकेत भी हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्रीय राजनीति में स्थान दिया जाए, या फिर ये एक संकेत भी हो सकता है जनता को ये बताने का कि हमारे पास कई चेहरे हैं और क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया था कि ये मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है, जो नई बीजेपी है, जो विकास की बात करती है बीजेपी, सिर्फ राम मंदिर बनाने की बात नहीं करती, ये नई बीजेपी किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटती। और इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट जो है गुजरात में किया और हारती हुई स्टेट को जिता कर लेकर आई, और सबसे बड़े मार्जिन से, और एक इतिहास बना गुजरात में। तो कुल मिलाकर के जैसा कि हमने दिखाया कि क्या संगठन के स्तर पर सोच रही है और बीजेपी किसी हारी हुई बाजी को कैसे जीत लेती है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत संगठन है जिसमें प्रयोग करने की क्षमता है और प्रयोग करने का इरादा इतना मजबूत होता है कि ऐसा प्रयोग करते हैं कि दुनिया और राजनीतिक पंडित हतप्रभ रह जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये प्रयोग कितना कारगर होगा, वीके न्यूज इसकी जानकारी आपको समय समय पर देता रहेगा। फिलहाल हम दोनों की ये जानकारी और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।